Hello, welcome to the class. I am Vishali Sharma, your psychology educator, and today we will be doing the next part of our chapter 2, Self and Personality. So these are certain things about myself. And if you want to join my live classes, please contact on the number given below. Without any further delay, let's begin. असेसमेंट ऑफ पर्सनैलिटी. सो असेसमेंट से हम क्या समझते हैं? ऑलरेडी हमें पता है. मेजरमेंट किस चीज का? जिस भी चीज का नाम असेसमेंट के बाद लिखा है, किसका लिखा है? पर्सनैलिटी. तो किसका मेजरमेंट करना है? पर्सनैलिटी का मेजरमेंट करना है. तो यहाँ एक फॉर्मल एफर्ट टू अंडरस्टैंड द पर्सनैलिटी को हम कहते हैं पर्सनैलिटी असेसमेंट. और इसमें हम वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स एक इंसान की पता लगाते हैं. गोल भी यही होता है कि अंडरस्टैंड कर सके, प्रिडिक्ट कर सके उनके बिहेवियर को. एंड देन वी हैव लाइक व्हाट काइंड ऑफ अ behavior the person is going to show in a particular situation is what we are going to assess. ठीक है. देन वी हैव सेल्फ रिपोर्ट मेजर. द फर्स्ट मेजर इज सेल्फ रिपोर्ट मेजर. अब ये सेल्फ रिपोर्ट मेजर नाम से ही पता चल रहा है कि खुद को हमें अपने आप रिपोर्ट देनी है कि भैया हमने इस वक्त ऐसा फील किया, उस वक्त वैसा फील किया. इट्स लाइक अ रेटिंग स्केल. हाउ डू यू फील? गुड, बैड, वेरी गुड. इस तरीके से रेटिंग स्केल पे हमें खुद रेट करना है हमारा अपना इमोशन, बिहेवियर, वॉट एवर इट बी. दिस इज अ स्ट्रक्चर मेजर. वाई? क्योंकि आपके पास में प्रॉपर ऑब्जेक्टिव सेटअप है. आपको सिर्फ टिक करना है, आपको अपने सब्जेक्टिव लॉन्ग आंसर्स नहीं देने. इसीलिए ये एक ऑब्जेक्टिव मेजर है. गॉर्डन ऑलपॉट ने दिया था और एक डायरेक्ट प्रोसीजर भी है. इसकी क्वांटिटेटिव स्कोरिंग होगी. ठीक है. देन वी हैव मिनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनालिटी इन्वेंट्री. इसे हम MMPI भी कहते हैं. मैकलेने एंड हाथवे ने दिया था. उसके बाद हमारे पास इसका इंडियन वर्जन भी है जो जोधपुर में किसने बनाया है? इंडियंस हैं ये, मलिक एंड जोशी, इन्होंने बनाया है. ठीक है. देन वी हैव वाइडली यूज टेस्ट ऑफ पर्सनैलिटी. दिस इज वेरी वाइडली यूज टेस्ट फॉर पर्सनैलिटी टू असेस व्हाट? टू असेस साइकोपैथोलॉजी. क्यों? क्योंकि इसकी जो 10 सब स्केल्स हैं उनमें हम मेजरली सारे के सारे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को पा सकते हैं. इसमें 567 क्वेश्चंस हैं और येस और नो के फॉर्मेट में हमें आंसर देना है. क्यों देना है येस एंड नो के फॉर्मेट में? बिकॉज दीज आर डाइकोटमस आइटम्स. ठीक है. इनका सिर्फ एक करेक्ट मतलब लाइक डाइकोटमस आंसर. क्यों? क्योंकि आपको एक ही टिक करना है. यू कैन नॉट लाइक बी न्यूट्रल ऑन दिस. ओके. देन वी हैव what do we call it? We have 10 सब स्केल्स. अब ये सब स्केल्स जो हैं इनके बारे में हमें पता होना जरूरी है. वाई? क्योंकि हमें अगर समझना है, तब अगर हमें लर्न रखना है तो हमें पहले समझना है, और अगर हम समझ जाएंगे तो हमें लर्न रहेंगी. क्योंकि ये 10 सब स्केल्स बहुत इंपॉर्टेंट है. सबसे पहले हाइपोकॉन्ड्रियासिस, फिर हिस्टीरिया, फिर साइकोपैथेटिक डेविएट, डिप्रेशन, पैरानोया, मैस्कुलिनिटी, फेमिनिटी, साइकेस्थीनिया, देन वी हैव मेनिया, स्किज़ोफ्रेनिया एंड सोशल इंट्रोवर्जन. अब ये जो दो बड़े बड़े नाम हमें शुरू में दिख रहे हैं, आई थिंक इसको लेके आप कंफ्यूज होंगे. तो हाइपोकॉन्ड्रियासिस, इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर. अब ये नाम से तो हमें समझ में आ रहा है कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं. इलनेस एंजाइटी मतलब एक पर्टिकुलर इलनेस को लेके इतना डर कि आप बहुत ज्यादा डर रहे हो कि हाँ भैया मुझे ये इलनेस हो सकती है, मुझे कैंसर हो सकता है, मुझे एड्स हो सकता है, मुझे सिफिलिस हो सकता है, मुझे डायबिटीज हो सकता है, मुझे थायराइड हो सकता है. ओ माय गॉड, मेरे को तो हो गया है, मुझे तो बहुत डर लग रहा है. ये इलनेस एंजाइटी, हाइपोकॉन्ड्रियासिस. वेयर एज हिस्टीरिया इज बेसिकली कन्वर्जन डिसऑर्डर. ये अब कन्वर्जन क्यों कहा जाता है? क्योंकि आपने इतना एक्सट्रीम लेवल ऑफ स्ट्रेस और अपने ब्रेन में, माइंड में डेवलप कर लिया है कि आप अल्टीमेटली वो डिसऑर्डर पा लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, लोगों को पैरालिसिस होना, ब्लाइंडनेस होना, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है फ्रॉइड की क्लास में. तो फ्रॉइड ने हमें बताया भी था कि जो फीमेल पे उसने स्टडी की थी, केस स्टडीज जो उसने मेजरली फीमेल्स पे की थी, वहां हमने ये देखा भी है कि वो फीमेल्स जो थी जिनके भी साथ में वो स्टडी करता था, ही यूज्ड टू से कि सारे फीमेल को ही होते हैं ये डिसऑर्डर्स. और वो डिसऑर्डर था हिस्टीरिया. हिस्टीरिया मतलब जो ये हमारी ब्लाइंडनेस है, ये हमारा पैरालिसिस है, ये सारे डिसऑर्डर्स उनकी जो फ्री एसोसिएशन और ड्रीम एनालिसिस टेक्निक थी उससे जब रिलीफ कैथार्सिस हो जाती थी उन फीमेल्स की, तो वो वापस से ठीक हो सकते थे. दीज बायोलॉजिकल डिसऑर्डर्स यूज्ड टू बी ट्रीटेड बाय दैट टेक्निक ऑफ फ्रॉइड, सिगमंड फ्रॉइड. एंड उस टाइम पे, आई एम नॉट किडिंग, ही यूज्ड टू चार्ज समवेयर अराउंड 25,000 in Indian rupee for one session. So all the ultimate ladies were like very rich who used to go for their therapy. पैरानोया इज शक करना, हर चीज पे शक करना, ये भी वो भी, सब मुझे मारना चाहते हैं, सब मेरे ही बारे में बात कर रहे हैं. देन वी हैव डिप्रेशन. अब ये डिप्रेशन क्या है? डिप्रेशन वी ऑलरेडी नो, लो मूड, अनस्टेबल. देन वी हैव साइकोपैथेटिक डेविएट. दीज आर बेसिकली पीपल हु आर वेरी लाइक व्हाट डू वी कॉल इट, एंटी सोशल. ओके. मैस्कुलिनिटी, फेमिनिटी. अब आपको लग रहा होगा यार ये तो कुछ नॉर्मल ही लग रहा है, ये तो मैस्कुलिनिटी, फेमिनिटी, somebody is feminine, somebody is masculine. No, it's like an extreme form of masculinity और extreme form of femininity. मैस्कुलिनिटी का एग्जांपल आप एनिमल मूवी ले सकते हैं. जैसी मूवी, जैसा नाम, वैसी ही मूवी. सो बेसिकली इतना एक्सट्रीम लेवल पे पावर दिखाना या मैस्कुलिनिटी दिखाना कि वो एक इंसेन लेवल पे चला जाए. सेम गोज विथ फेमिनिटी. देन वी हैव साइकेस्थीनिया, मेनिया, स्किज़ोफ्रेनिया एंड सोशल इंट्रोवर्जन. वेरी क्लियरली एक्सप्लेनेबल नेम्स. ओके. देन वी हैव
EPQ, आइसिंग्स पर्सनालिटी क्वेश्चनर। आइसिंग्स ने जब ये पर्सनालिटी क्वेश्चनर दिया तो हमें ऑलरेडी पता है इनका पेन मॉडल है, तो ऑब्वियसली मेजर भी क्या करेगा इनका क्वेश्चन, वही पेन डायमेंशन ही मेजर करेगा। मेजरली इन्होंने जो डायमेंशन मेजर किए पर्सनालिटी में वो थे इंट्रोवर्जन, एक्सट्रोवर्जन एंड इमोशनल, स्टेबल, अनस्टेबल एंड देन वही अगेन साइकोटिसिज्म। ठीक है, अब इंट्रोवर्जन एक्सट्रोवर्जन हम डिस्कस कर चुके हैं, देन इमोशनली स्टेबल एंड अनस्टेबल आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। देन वी हैव थर्ड डायमेंशन जो उन्होंने लेटर ऑन ऐड किया था, साइकोटिसिज्म। नाम से आपको हर चीज इसकी नेगेटिव लगेगी, क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली ये साइकोपैथोलॉजी से लिंक्ड है, ये हमारी लैक ऑफ फीलिंग्स को भी रिप्रेजेंट करता है, हमारे जो टफ मैनर है इंटरैक्ट करने के उसको भी रिप्रेजेंट करता है, ये हमारे सोशल कन्वेंशंस को हम नहीं मानते हैं, हम बहुत ही ज्यादा अगर इस डायमेंशन पे हाई स्कोर करें तो हम हॉस्टाइल होंगे, एंटी सोशल होंगे, इगोसेंट्रिक होंगे। बट यहाँ जो मेंशन नहीं है वो एक नई रिसर्च है कि साइकोटिसिज्म बेसिकली इज लिंक्ड विद creativity. The person who's very psychotic can also be creative. Yes, it is true. Then we have 16 पर्सनालिटी फैक्टर क्वेश्चनर, 16 PF क्वेश्चनर बाय कैटल। अब ये जो कैटल का 16 PF क्वेश्चनर है इसमें उन्होंने खूब सारे पर्सनालिटी डिस्क्रिप्टर्स लिए और उनको आइडेंटिफाई, मतलब जो हमारा पूरा पर्सनालिटी का स्ट्रक्चर है उसे आइडेंटिफाई करने के लिए उन्होंने इतने सारे छोटे छोटे डिस्क्रिप्टर्स लिए एंड देन उनके बेसिस पे एक पूरा क्वेश्चनर बनाया जो मतलब ग्लोबल 5 फैक्टर्स को मेजर करता था, जिसमें हमने टोटल जितने भी इनके जो डायमेंशंस थे उस पे एक एक करके खूब सारे क्वेश्चंस थे जिनको हमें आंसर करना होता था। बट ये किसके लिए काम आते थे? बेसिकली ये डेक्लेरेटिव स्टेटमेंट्स होती थी जहां हमें एक स्पेसिफिक सिचुएशन में चूज करना होता था ऑल्टरनेटिव, जो हमें बता देता था कि अगर हम इंट्रोवर्ट हैं तो हम उस डायमेंशन के लेफ्ट साइड में स्कोर कर रहे होते थे फॉर एग्जांपल, और अदरवाइज हम राइट साइड पे स्कोर कर रहे होते थे। देन ये ज्यादातर स्कूल स्टूडेंट्स एंड अडल्ट्स के साथ में काम करता है फॉर गाइडेंस, वोकेशनल एक्सप्लोरेशन एंड देन ऑक्यूपेशनल टेस्टिंग। देन सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स में दो प्रॉब्लम है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप मुझसे पूछोगे कि क्या आपको लोगों की हेल्प करना पसंद है, तो अगर मुझे आपको ये बात बतानी है तो मैं आपको ये गलत तो नहीं बोलूंगी कि नहीं मुझे नहीं पसंद है भैया लोगों की हेल्प करना। आई वुड हाईली रेकमेंड एंड आई वुड हाईली से yes, I like helping people, I'm a very pro social person, I cannot see people in need, so I will portray my best image in front of you. This is known as social desirability. So self report measures में social desirability बहुत ज्यादा देखी जाती थी। Then acquiescence, that is हर चीज पे yes yes yes, इसे ये रिस्पॉन्सिंग स्टाइल भी कहा जाता है कि अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ रहा है आपका आंसर हर क्वेश्चन के लिए सिर्फ yes ही है। So that is acquiescence. Then we'll discuss projective techniques। अब प्रोजेक्टिव टेक्निक्स और जो टेक्निक्स अभी हम डिस्कस करके आए उनमें डिफरेंस है। प्रोजेक्टिव टेक्निक्स अनस्ट्रक्चर्ड हैं, इनमें कोई क्वेश्चन नहीं है पर्टिकुलर, आपको इसके अंदर अनस्ट्रक्चर्ड मींस अपने सब्जेक्टिव आंसर्स देने हैं, इनकी सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन निकलेगी। इसमें कोई एक यस आंसर से 1 स्कोरिंग या 2 ये इस तरीके की स्कोरिंग इसमें नहीं होती है। इसमें हम अनकॉन्शियस मोटिव्स एंड फीलिंग्स को असेस करते हैं एंड ये बेसिक अजम्पशन पे मतलब स्टिमुलस और सिचुएशन के अजम्पशंस पे फॉर्म्ड है, और ये हमारी जो अपनी रिप्रेस्ड मेमोरीज एंड फीलिंग्स, फ्रॉइड यस, तो वो वाली फीलिंग्स को मेजर करने के लिए या वो क्या है उनको निकालने के लिए ये काम आती हैं एंड ये एक्सपर्ट्स द्वारा ही इंटरप्रेट की जा सकती है। यू शुड रिमेंबर दैट प्रोजेक्टिव टेक्निक्स कैन नॉट बी लाइक फुल्ली assessed by some amateur or some pupil or some students, it need experts. Then we have they have been developed, there are multiple techniques that have been developed। इसके अंदर हम वर्ड्स का, इंक ब्लॉट्स का, स्टोरी टेलिंग का, सेंटेंस कंप्लीशन का, ड्राइंग का, सबका हम यूज करते हैं। अब इनके फीचर्स बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं इन 4 मार्क्स, सो यू मस्ट रिमेंबर फर्स्ट ऑफ all the underlined words should be there in your answer। Then these underlined words, not just these underlined words but the explanation of these whole sentences you must remember। So first of all we'll start with the first one। Stimuli is relatively fully unstructured and poorly defined। I've already told you, अगर कोई इंक ब्लॉट लगा हुआ है या फिर कोई बस ऐसे ही पिक्चर है तो मेरे लिए तो वो पिक्चर एक अनस्ट्रक्चर्ड poorly defined पिक्चर होगा। Okay, so let me repeat in English। For me, if a picture is just a story or just a man killing somebody, so that picture will be mostly for me like something which is not very well defined. What do I have to do with this? What do I have to put it out? Where do I have to answer? What do I have to answer? So this is something unstructured and fully ill-defined. Then we have usually not told the purpose of the assessment. People never, like the person who's assessing us will never tell us that yes, these are certain dimensions on which I'm checking you. These are certain ways that
in which you have to respond. So there are also no incorrect and correct answers, and we have significant aspects of personality that each response depicts. Then we have scoring and interpretation, which is very lengthy and sometimes very subjective, because in thematic perception test that we will be discussing in future. So in this test, basically you have to write whole story. So that story needs to be interpreted, and that needs to be coded, and then it has to be like fully put in a objective format to give the interpretation of the personality. And projective tests cannot be scored in an objective manner, first of all this, and secondly it's a qualitative analysis. Rigorous training is needed. Qualitative, why? Because I'm giving answers, I'm giving you full length descriptions, I'm giving you images, I'm giving you ink blots, I'm giving you incomplete sentences. So this is qualitative technique. Here you are going to assess these long lengthy answers. Okay, then we have projective techniques, which are basically quite useful, fairly interesting, and they assess your unconscious motives, your deep rooted conflicts, and your emotional complexes of an individual. Tomorrow we'll be discussing all the techniques of projective tests, and soon we'll be completing with this chapter. Hope you like the lecture.